इस वीडियो में दिखाई गई घटनाएं ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं। कुछ दृश्यों को दर्शकों को बेहतर समझाने के लिए नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भय, भ्रम या गलत जानकारी फैलाना नहीं है, बल्कि इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है। वीडियो में दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को केवल जानकारी के रूप में देखें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं भी शोध करें। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा शहर, जहां उस वक्त सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा था और हर कोई अपने सपनों में खोया हुआ था। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। उस रात हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान जन्म ले रहा था। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक विशाल ढांचा खड़ा था, जहां इंसान अपनी सबसे खतरनाक ताकत के साथ खेल रहा था। और उसी जगह से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, चेरनोबिल डिजास्टर। लेकिन किसी भी कहानी को समझने से पहले उसकी जड़ों को समझना जरूरी होता है। वो जगह जहां से सब शुरू हुआ, वो शहर जो कुछ ही घंटों में खामोश हो गया, और वो हालात जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया। अब वक्त है उस दुनिया में कदम रखने का जहां से ये सब शुरू हुआ। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी की असली शुरुआत होने जा रही है। ये कहानी शुरू होती है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से। किसी भी हादसे को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना जरूरी होता है जहां से वो शुरू हुआ। ये कहानी हमें ले जाती है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट तक, एक ऐसा स्थान जो कभी गर्व का प्रतीक था, लेकिन कुछ ही घंटों में डर और विनाश का नाम बन गया। ये प्लांट यूक्रेन में स्थित था, जो उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और उस दौर में परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं थी, बल्कि शक्ति, प्रगति और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक थी। चेरनोबिल एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे भविष्य की ऊर्जा का आधार माना जा रहा था। यहाँ लगे थे उच्च क्षमता वाले रिएक्टर्स जो हजारों घरों को बिजली देने में सक्षम थे, और इसी वजह से ये प्लांट देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन इस ताकत के पीछे एक ऐसा खतरा भी छुपा था जिसे पूरी तरह समझा नहीं गया। इस प्लांट की बेहद करीब बसता था एक आधुनिक शहर, प्रिपियट। ये शहर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो इस न्यूक्लियर प्लांट में काम करते थे। करीब 50,000 की आबादी वाला ये शहर उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक था। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पार्क, सब कुछ मौजूद था। यहाँ रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित और प्रिविलेज्ड महसूस करते थे, क्योंकि वे देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। बच्चे स्कूल जाते थे, लोग अपने काम पर जाते थे, और जिंदगी एक तय रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो खतरा मौजूद था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। न कोई धुआं था, न कोई तेज गंध, न कोई ऐसा संकेत जो ये बता सके कि सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। रिएक्टर के अंदर हर दिन एक नियंत्रित न्यूक्लियर रिएक्शन चलती थी, जो बाहर से देखने पर पूरी तरह स्टेबल लगती थी। लेकिन असलियत ये थी कि ये एक बेहद जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया थी, जिसमें छोटी सी गड़बड़ी भी बहुत बड़ी खतरे में बदल सकती थी। इस प्लांट का डिजाइन शक्तिशाली जरूर था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। कुछ ऐसी तकनीकी कमजोरियां थीं जो सामान्य हालात में सामने नहीं आती थी, लेकिन खास परिस्थितियों में वे खतरनाक साबित हो सकती थी। और यही वजह थी कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी अंदर ही अंदर एक ऐसी स्थिति बन रही थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, काम कर रहे थे, हंस रहे थे। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जगह को वे अपनी सुरक्षा का आधार मानते हैं, वही जगह कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। कंट्रोल रूम के अंदर बैठे इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स के लिए ये बस एक और रूटीन नाइट शिफ्ट थी। मशीनें अपनी स्टेडी आवाज में चल रही थीं, गेजेस और इंडिकेटर्स सामान्य रीडिंग दिखा रहे थे, और हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, जैसे सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में हो।
लेकिन इस सामान्य दिखने वाले माहौल के अंदर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले रहा था। ये कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई अचानक आई समस्या भी नहीं। ये था एक प्लान्ड सेफ्टी टेस्ट। इस टेस्ट का मकसद था ये समझना कि अगर अचानक बिजली चली जाए तो रिएक्टर खुद को कितनी देर तक स्टेबल रख सकता है। दरअसल एक न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ फ्यूल से नहीं चलता, उसे लगातार कूलिंग सिस्टम्स और कंट्रोल मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होती है। अगर पावर सप्लाई रुक जाए तो ये सिस्टम्स काम करना बंद कर सकते हैं और रिएक्टर को संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स ये देखना चाहते थे कि इमरजेंसी की स्थिति में रिएक्टर कितनी देर तक अपनी इनर्शिया के सहारे खुद को संभाल सकता है। सुनने में ये एक जरूरी और समझदारी भरा टेस्ट लगता है, लेकिन इस टेस्ट को करने का तरीका ही सबसे बड़ी गलती बन गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिएक्टर को एक खास कंडीशन में लाया गया। पावर लेवल को धीरे धीरे कम किया गया, लेकिन पावर इतना कम हो गया कि रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। इसके बावजूद टेस्ट को रोका नहीं गया। ऑपरेटर्स ने इसे जारी रखने का फैसला किया और कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालना शुरू किया, जो रिएक्टर को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी थी। अब रिएक्टर पूरी तरह एक अस्थिर स्थिति में था, जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी को बिना ब्रेक की ढलान पर छोड़ दिया जाए। कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों को लग रहा था कि वे अभी भी स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन असल में रिएक्टर के अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। तापमान बढ़ रहा था, दबाव लगातार बढ़ रहा था और सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी खो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को ये लग रहा था कि सब कुछ अभी भी संभाला जा सकता है, लेकिन सच ये था कि स्थिति उनके हाथों से निकल चुकी थी। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जो खतरा पैदा हो चुका था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई धुआं था, ना कोई तेज गंध, ना ही कोई ऐसा संकेत जो तुरंत इंसान को खतरे का एहसास करा सके। रिएक्टर के अंदर चल रही प्रतिक्रिया अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां हर सेकंड स्थिति और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को इसका पूरा अंदाज़ा नहीं था। असल में रिएक्टर के भीतर तापमान और दबाव तेजी से बढ़ रहे थे। पानी भाप में बदल रहा था और ये भाप इतनी तेजी से जमा हो रही थी कि सिस्टम के अंदर एक अस्थिरता पैदा हो चुकी थी। लेकिन ऑपरेटर्स को लग रहा था कि वे अभी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम को एक्टिवेट किया, जिसे रिएक्टर को तुरंत रोक देना चाहिए था। लेकिन यहीं पर रिएक्टर के डिज़ाइन की सबसे बड़ी खामी सामने आई। जैसे ही कंट्रोल रॉड्स को अंदर डाला गया, रिएक्शन को कम होने के बजाय कुछ सेकंड के लिए और तेज कर दिया। ये एक ऐसा पल था जहां एक छोटी सी तकनीकी खामी ने पूरी स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण से बाहर कर दिया। रिएक्टर के अंदर अचानक पावर स्पाइक हुआ, इतना तेज कि कोई भी मशीन या इंसान उसे रोक नहीं सकता था। और फिर 1:23 पर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर की भारी भरकम छत हवा में उछल गई। कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरा एक्सप्लोजन हुआ, जिसने पूरे रिएक्टर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब रिएक्टर का कोर खुल चुका था और उसके अंदर जल रही रेडियो एक्टिव सामग्री सीधे वातावरण में फैलने लगी। इस एक्सप्लोजन के बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। रिएक्टर के अंदर मौजूद ग्रेफाइट और यूरेनियम जलने लगी, और ये आग सामान्य आग नहीं थी। ये ऐसी आग थी जो लगातार रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को हवा में छोड़ रही थी। ये पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि उन्हें देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वे हर दिशा में फैल रहे थे। इस समय तक कंट्रोल रूम में पैनिक फैल चुका था। ऑपरेटर्स को समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है, लेकिन उन्हें ये समझने में समय लग गया कि ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर की शुरुआत थी। बाहर आसमान में एक अदृश्य जहरीला बादल बन चुका था। धीरे धीरे रेडिएशन हवा के साथ फैलने लगा और कुछ ही घंटों में ये जहर आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंच गया। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे, लेकिन हर सांस के साथ वे इस जहर को अपने शरीर के अंदर ले रहे थे। पहले कुछ घंटों में सिर्फ हल्की बेचैनी महसूस हुई, फिर धीरे धीरे सिर दर्द, मतली और उल्टियां शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन लोगों ने ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर झेला, उनके शरीर ने तेजी से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। त्वचा पर जलन, जैसे किसी ने आग से छुआ हो, लेकिन ये जलन बाहर से नहीं, अंदर से हो रही थी। रेडिएशन शरीर के सेल्स को तोड़ रहा था, ब्लड सेल्स खत्म हो रहे थे, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बंद हो रहा था
और शरीर अपनी ही अंदरूनी प्रणाली के खिलाफ हारता जा रहा था। कुछ ही दिनों में कई लोगों के बाल झड़ने लगे। कुछ के अंग काम करना बंद करने लगे और अस्पताल मरीजों से भरने लगे। डॉक्टर्स के पास इस स्तर के रेडिएशन एक्सपोजर का कोई सटीक इलाज नहीं था। वे सिर्फ लक्षणों को कम करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन असली समस्या उनके नियंत्रण से बाहर थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जो लोग उस समय बच गए, उनके लिए खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आने वाले सालों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े, खासकर बच्चों में। ये एक ऐसी बीमारी थी जो सालों बाद सामने आती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। रेडिएशन का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। जानवर, फसलें और पानी भी इसकी चपेट में आ गए। कई इलाके सालों तक रहने लायक नहीं रहे और पूरा एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदलने लगा। इसी बीच एक्सप्लोजन के कुछ ही मिनट बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच चुके थे। उनके लिए ये बस एक आग थी जिसे बुझाना था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे किससे लड़ रहे हैं। वे बिना किसी खास प्रोटेक्शन के रिएक्टर के करीब पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। गले में जलन, चक्कर, कमजोरी और फिर उल्टियां। उनकी त्वचा जलने लगी, लेकिन ये जलन बाहर से नहीं, अंदर से हो रही थी। कुछ ही दिनों में कई फायर फाइटर्स की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें बचाना संभव नहीं था। उन्होंने अपनी जान देकर एक और बड़ी तबाही को रोका, लेकिन उनकी ये कुर्बानी इतिहास के सबसे दर्दनाक हिस्सों में से एक बन गई। उधर प्रिपियात शहर में जिंदगी अब भी सामान्य चल रही थी। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था और लोगों ने अपने दिन की शुरुआत वैसे ही की जैसे हर दिन करते थे। बच्चों ने स्कूल जाने की तैयारी की, बड़े अपने काम पर निकलने लगे। बसें चल रही थीं, दुकानें खुल रही थीं और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली सुबह के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी थी। हवा में रेडिएशन फैल चुका था और लोग बिना जाने हर सांस के साथ उसे अपने शरीर के अंदर ले रहे थे। कुछ लोगों ने रात का एक्सप्लोजन देखा था, कुछ ने रिएक्टर की तरफ एक अजीब सी चमक भी देखी थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर है। समय बीतता गया और हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती गई। आखिरकार करीब 36 घंटे बाद अधिकारियों ने फैसला लिया कि पूरे शहर को खाली कराया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों को अनाउंस किया गया कि वे अपने घर छोड़ दें और बस जरूरी सामान लेकर बाहर आ जाएं। उन्हें बताया गया कि ये सिर्फ एक टेम्पररी इवैक्यूएशन है और वे जल्द ही वापस लौट आएंगे। लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए, खिड़कियां छोड़ी और अपने घरों को उसी हालत में छोड़ दिया जैसे वे कुछ दिनों में वापस आने वाले हों। बच्चों के खिलौने, टेबल पर रखी किताबें, रसोई में अधूरा खाना, सब कुछ वहीं रह गया। लोग बसों में बैठ गए और शहर को छोड़कर चले गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे प्रिपियट एक खाली शहर बन गया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, इमारतें वीरान हो गईं और वो अम्यूजमेंट पार्क जो कुछ ही दिनों में खुलने वाला था, हमेशा के लिए बंद रह गया। समय के साथ प्रकृति ने उस शहर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। पेड़ इमारतों के अंदर उगने लगे, घास सड़कों को ढकने लगी और जंगली जानवर इस इलाके में लौट आए। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि जिंदगी वापस आ रही है, लेकिन ये एक अलग तरह की जिंदगी थी, इंसानों के बिना। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। एक्सप्लोजन के बाद जो असली तबाही शुरू हुई वो धीरे धीरे सामने आने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रेडिएशन पहले ही हजारों लोगों के शरीर के अंदर पहुंच चुका था और अब उसका असर दिखाई देने लगा। सबसे पहले उन लोगों में लक्षण दिखे जो रिएक्टर के करीब थे। उन्हें तेज सिरदर्द, मतली, उल्टियां और कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। त्वचा लाल पड़ने लगी, जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। लेकिन ये जलन बाहर से नहीं, अंदर से हो रही थी। रेडिएशन शरीर के सेल्स को तोड़ रहा था, ब्लड सेल्स खत्म हो रहे थे और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। अस्पताल मरीजों से भरने लगे, लेकिन डॉक्टर्स के पास इस तरह के एक्सपोजर का कोई पक्का इलाज नहीं था। वे सिर्फ दर्द कम करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन बीमारी को रोक नहीं सकते थे। धीरे धीरे लोगों के बाल झड़ने लगे, शरीर पर छाले पड़ने लगे
और कई लोग कुछ ही दिनों में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ये अंत नहीं था। जो लोग उस समय बच गए उनके लिए खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आने वाले सालों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े, खासकर बच्चों में। ये एक ऐसी बीमारी थी जो सालों बाद सामने आती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। इसी दौरान एक और सच्चाई सामने आई जो शायद इस डिजास्टर को और भी भयानक बना गई। सच्चाई छुपाई जा रही थी। हादसा हो चुका था, लेकिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। शहरों में जिंदगी सामान्य तरीके से चलती रही। लोग काम पर जाते रहे, बच्चे स्कूल जाते रहे और हर सांस के साथ वे उस खतरे के और करीब जाते रहे जिसके बारे में उन्हें बताया ही नहीं गया। सरकार के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए इस सच को छुपाने की कोशिश की गई। शुरुआत में कोई क्लियर वार्निंग जारी नहीं की गई, कोई इमरजेंसी अलर्ट नहीं दिया गया और इवैक्यूएशन में भी देरी की गई। जब दूसरे देशों में रेडिएशन डिटेक्ट हुआ, तब दुनिया को शक हुआ और सवाल उठने लगे। तब जाकर इस घटना को स्वीकार किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर समय रहते लोगों को सच बताया जाता, अगर तुरंत कदम उठाए जाते, तो शायद हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन सच छुपाने के फैसले ने इस डिजास्टर को और भी खतरनाक बना दिया। इसके बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया। रिएक्टर के आसपास के पूरे इलाके को इंसानों के लिए बंद कर दिया गया। करीब 30 किलोमीटर का क्षेत्र खाली करा दिया गया, जिसे बाद में एक्सक्लूजन जोन कहा गया। ये सिर्फ एक सीमा नहीं थी, बल्कि एक इनविजिबल खतरे की दीवार थी। इस पूरे इलाके में रेडिएशन फैला हुआ था, जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर चीज को प्रभावित कर चुका था। मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। लोगों को अपने घर हमेशा के लिए छोड़ने पड़े। गांव खाली हो गए, शहर वीरान हो गए और एक पूरी दुनिया अचानक खत्म हो गई। समय बीतने के साथ प्रकृति ने इस इलाके को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जानवर वापस लौट आए, पेड़ पौधे फैलने लगे, लेकिन इंसानों के लिए ये जगह अब भी सुरक्षित नहीं थी। आज भी ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। कुछ हिस्सों में सीमित तौर पर लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन सख्त नियमों के साथ। हर कदम पर रेडिएशन को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि खतरा अभी भी मौजूद है। सालों बाद रिएक्टर को ढकने के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि रेडिएशन बाहर न फैले। बाद में एक और मजबूत ढांचा बनाया गया जो आने वाले दशकों तक इस खतरे को नियंत्रित रख सके। आज चेरनोबिल एक अजीब विरोधाभास बन चुका है। एक तरफ ये खतरनाक है और दूसरी तरफ ये एक सीख है। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक जितनी ताकतवर होती है, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सबक था। एक ऐसा सबक जिसे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी देकर सिखाया। आज भी ये सवाल जिंदा है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा है, या हम अब भी वही गलतियां दोहराने के रास्ते पर हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और चेरनोबिल की कहानी उन्हीं में से एक है। क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या कुछ फैसले अलग होते तो हजारों जिंदगियां बच सकती थीं? शायद सच कहीं छुपा है, या शायद हमसे हमेशा के लिए छीन लिया गया है। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आप भी ऐसे ही छुपे हुए सच, अनसुनी कहानियां और इतिहास के रहस्य जानना चाहते हैं, तो दीपेंद्र देवांगन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या चेरनोबिल जैसी घटना आज फिर हो सकती है, या हमने इससे सच में कुछ सीखा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।